नमस्कार, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप कुशल मंगल होंगे। चलिए आज नई वीडियो पहला स्टार्ट क्वेश्चन है, करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। ए ऑप्शन पहला ए 40 तथा 400, ऑप्शन बी 50 तथा 450, सी 50 तथा 500, डी 60 तथा 500। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 50, 60 तथा 500। संविधान के अनुच्छेद एक व्याख्या देखते हैं इसकी। संविधान के अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 170 में विधानसभाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि राज्य की विधानसभाएं होंगी उसमें मैक्सिमम और मिनिमम संख्या बताई गई है। तो मैक्सिमम संख्या 500 और जबकि मिनिमम संख्या जो है वो 60 यहाँ बताई गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शुरुआत में जब संविधान बना था तब ये मेंशन किया गया था कि मैक्सिमम संख्या जो 500 होगी और राज्यों के लिए मिनिमम संख्या यहाँ पर 60 होगी। अर्थात 60 से मिनिमम कोई राज्य नहीं होगा और 500 से अधिकतम ऊपर हो सकता है, यानी 60 से नीचे नहीं हो सकती, 50 से ऊपर हो सकती है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती आएगी उस हिसाब से राज्यों की सीटें भी बढ़ती जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहीं पर एक अपवाद देखने के लिए मिलता है। अपवाद में क्या है, यहाँ पर अपवाद देखने को मिलता है। अपवाद में क्या है कि जैसे कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनकी संख्या सीटों की संख्या 60 से भी कम है। जैसे जिसमें से संख्या कौन कौन से हैं वैसे राज्य हैं, जैसे गोवा। प्रश्न कभी कभी यहाँ से बन जाता है क्योंकि हम PYQ के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस को हम पढ़ने जा रहे हैं, तो डिस्कस कर रहे हैं उसको और एनालाइज भी करेंगे उसको। और आने वाले जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो सकते हैं जहाँ से ओवरलैपिंग से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी हम यहाँ पर गैस करेंगे। ठीक है गैस, तो गोवा जो है और गोवा के अलावा सिक्किम, मिजोरम, ये 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी संख्या 60 से भी कम है। ये अपवाद के स्वरूप में एक्सेप्शन है इनका कि यहाँ पर इनकी संख्या तीनों की संख्या क्या है कि कम है यहाँ पर। ठीक, तो गोवा की संख्या और गोवा, सिक्किम और मिजोरम, गोवा और जो मिजोरम है इनकी संख्या 40 है, जबकि सिक्किम की जो संख्या है वो यहाँ पर मिनिमम कितनी, यहाँ पर 32 है। सिक्किम में 32 है, जबकि गोवा में 40 और मिजोरम में 40। तो गोवा हो गया 40, मिजोरम हो गया 40 और सिक्किम हो गया ये 32 है। तो यहाँ पर ये अपवाद के स्वरूप में 3 है जिनकी संख्या यहाँ पर 60 से कम है। और सबसे बड़ा जो राज्य है विधानसभा की सीटों में वो क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यूपी जो है वो सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या में। ठीक है, तो उसके जनसंख्या में तो है ही, सॉरी। और यहाँ बताना चाह रहा था जनसंख्या यहाँ पर विधानसभा की जो सीटें, क्योंकि जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी उस हिसाब से वहाँ पर प्रतिनिधित्व भी ज़्यादा होगा, तो सीटें। अब यहाँ पर कमेंट करके आप बताएंगे, मुझे बताइए आप कि यूपी में जो संख्या है जो विधानसभा की है वो कितनी MLA है यहाँ पर यूपी के अंदर। ठीक है बस गाइस, चलिए और देखते हैं अगली बात। एक और यहाँ पर अगले क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्या है कि भारत में अभी जो विधानसभाएं हैं टोटल, जो विधानसभाएं, तो विधानसभाएं टोटल कितनी है, यहाँ पर विधानसभाएं 31 हैं, यानी कि 28 तो राज्य हैं, स्टेट 28 राज्य हैं, और विधानसभाएं कितनी है, विधानसभाएं यहाँ पर 31 हैं। ये कैसे संभव है, चलो इसको देखते हैं। देखो कैसे क्या है, यहाँ पर 28 तो यहाँ पर स्टेट हो गए और 28 स्टेट हैं और 3 उसके अलावा क्या है UT, यानी कि यूनियन टेरिटरी है जिसमें विधानसभाएं हैं। ठीक, तो इस आधार पर कितनी हो जाती है, टोटल 31 हो जाती है। तो 3 जो UT है, TT है, जो यूनियन टेरिटरी है कौन कौन से, तो दिल्ली, पांडिचेरी और ये आपका JNK, ये 3 यूनिट जो यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पर भी क्या है, विधानसभा है, यहाँ पर भी विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से ये कभी कभी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के कभी कभी क्वेश्चन आता है, यहाँ से नहीं अलग हट के, लेकिन अभी यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, MP प्लस MLA। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जरा ध्यान देना, यहाँ पर MP यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा प्लस लोकसभा के, और MLA ये कहाँ से होते हैं, ये MLA विधानसभाओं से राज्य से होते हैं और सभी इलेक्टेड होते हैं। पहले तो ये ध्यान रखना ही है आपको। दूसरी बात यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है कि जितने भी MLA होते हैं ये राज्यों से आते हैं। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाली कितनी विधानसभाएं हैं टोटल। ठीक है, तो कितनी है वहाँ पर, 31 हैं। कौन कौन, अच्छा प्रश्न यहाँ से यह आता है कि किन शासित प्रदेशों के जो सदस्य हैं तो वो क्या करते हैं, ये राष्ट्रपति चुनाव भाग लेते हैं। तो पहले जो था वो दिल्ली और पांडिचेरी था, अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर भी है। ठीक, जम्मू कश्मीर जो था प्रारंभ में क्या था, जम्मू कश्मीर प्रारंभ में यहाँ पर केंद्र शासित राज्य था, संपूर्ण राज्य था, लेकिन वर्तमान में अभी जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, तो इसको जरा ध्यान से देखना, ये भी कई प्रश्न पूछा जा सकता है कि JNK है, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ है। ठीक, पुनर्गठन हुआ है, तो पुनर्गठन कौन सा हुआ था, एक एक्ट है 2019 का, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019। ठीक है, जो कि
5 अगस्त 2019 को पारित हुआ था और जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया और राज्य से हटा करके इसे 2 भागों में जोड़ा गया, JMK जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख, दोनों को यूनियन टेरिटरी के रूप में यहाँ पर रखा गया है। ठीक, और यहीं पे एक दूसरी चीज़ क्या है, यहीं से इसी के माध्यम से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, यहाँ पर रिमूव कर दिया गया। आर्टिकल 370 में क्या था, 370 के तहत ये था कि जम्मू कश्मीर जो है आर्टिकल 1 के अंतर्गत अर्थात भारत के एक अभिन्न अंग होगा, तो आर्टिकल 370 को हटाया गया। तो प्रश्न कोई पूछा है यहाँ से कि क्वेश्चन अगर यहाँ से बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है कि जम्मू कश्मीर जो है आर्टिकल 370 से कब बाहर कब किया गया है, तो यहाँ पर 5 अगस्त 2019 को। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि 370 को कैसे हटाया गया, कैसे हटाया गया, तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से। और अगला प्रश्न ये भी आ सकता है कि 370 को किस डेट में हटाया गया, तो 5 अगस्त 2019 को। लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बना है, वो कब बना है, 5 अगस्त 2019 को। और कब से हटाया गया यहाँ पर, तो 370 से माध्यम से यहाँ से हटाया गया अलग से। ठीक, ये तो चीज़ हमने जान ली इसके बारे में यहाँ पर। ठीक, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर अभी हमने जाना था कि मैक्सिमम संख्या जो है यहाँ पर कितनी रखी गई थी, 500 रखी गई थी, लेकिन वर्तमान में अभी सदस्य कितने हैं यहाँ पर, 499। एक सदस्य कहाँ गया, ये प्रारंभ में ये व्यवस्था थी आर्टिकल 170 के तहत कि 170 आर्टिकल जो है उसके तहत ये व्यवस्था रखी गई थी कि टोटल संख्या जो होगी 500 होगी, इसमें आर्टिकल 333 को भी रखा जाएगा। 333 का मतलब क्या था, आर्टिकल 333 में ये प्रबंध था कि किसी राज्य का अगर वहाँ पर लगता है कि पूर्ण रूप से कंप्लीटली वहाँ पर जो एंग्लो इंडियन है उनकी वहाँ पर क्या है, पूरा प्रतिनिधित्व जो है कंप्लीट अच्छी तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वहाँ ऐसी स्थिति में क्या था कि वहाँ पर एक एंग्लो इंडियन सदस्य को क्या कहता था, राज्यपाल वहाँ पर उसको नॉमिनेट कर सकता था उसको। ठीक है, और आर्टिकल 331 के तहत केंद्र में कर सकता था। तो चलो इसको देखते हैं, जैसे संसद के बारे में देखते हैं हम यहाँ पर, ये तभी राज्य के बारे में जाना हमने, संसद में देखते हैं। संसद में क्या, संसद में कहाँ लेके, तो राज्य का तो हो गया 170 में और संसद का कहाँ 79 में। आर्टिकल 79 के अंतर्गत संसद का उल्लेख किया गया है, जिसमें संसद जो है वो 3 बनती है, किस से बनती है, लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति, ये 3 जो है वो मिल करके संसद का निर्माण करते हैं। ठीक, वहीं पर जो लोकसभा जो है, लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और राज्यसभा में अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, और राष्ट्रपति को ये भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, लेकिन इसमें जनता भाग नहीं लेती, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, यानी MP और MLA वो लोग भाग लेते हैं। तो जो लोकसभा जो होती है उसके तहत क्या है कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी स्ट्रेंथ जो है 545 रखी गई थी। ठीक है, 545, और जो लोकसभा राज्यसभा उसकी कितनी रखी गई, 250 यहाँ पर रखी गई। अब हुआ क्या यहाँ पर कि एक संविधान में संशोधन किया गया है, संविधान में क्या गया है, संशोधन किया गया है, वो कब किया गया था, 25 जनवरी 2020 को, 25 जनवरी 2020 को संविधान में संशोधन किया गया। संशोधन का नंबर कितना है, 104 संविधान संशोधन 2019 को, इसका नाम क्या नाम है इसका, 104 संविधान संशोधन 2019, जो कि 25 जनवरी 2020 से लागू हुआ है। यानी कि अधिनियम का नाम था, जिस अधिनियम जो संसद में चल रहा उस अधिनियम 104 संविधान संशोधन 2019, जिसे 25 जनवरी 2020 को क्या हुआ, पारित हुआ, जिसके तहत ये रखा गया कि आर्टिकल 331 और 333 को क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। 331 और 333 को, 331 में क्या था कि संसद में 2 एंग्लो इंडियन हुआ करते थे जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता था, तो वो क्या होंगे, अब नहीं होंगे। कब से नहीं होंगे, 25 जनवरी 2020 से नहीं होंगे, यानी आर्टिकल 331 हटाया। साथ में जो राज्यों के अंदर थे एंग्लो इंडियन थे, तो वो भी हटाए गए। ठीक है, तो राज्यों से भी यहाँ पर हटाए गए, तो क्या हुआ, 333 को यहाँ से हुआ। राज्यों में कितना हुआ करता था, 1 सदस्य हुआ करता था। ध्यान रखना, यहाँ पर मैं दोबारा से बोल देता हूँ एक बार के लिए आपसे कि राज्यों में जो जिस संबंधित राज्य में एंग्लो इंडियन सदस्य हुआ करते हैं, तो एंग्लो इंडियन अगर लग रहा है राज्यपाल को कि वहाँ पर उसका कंप्लीटली यानी पूर्ण रूप से वहाँ पर क्या पर्याप्त यानी वहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राज्यपाल एक सदस्य को एंग्लो इंडियन समुदाय से नॉमिनेट करता था। और वहीं पर संसद के अंदर लोकसभा में जब राष्ट्रपति को लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय से पर्याप्त वहाँ पर क्या नहीं प्रतिनिधित्व नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो 2 लोगों को वहाँ पर नॉमिनेट करते थे। लेकिन जब ये 25 जनवरी 2020 से ये सिस्टम हटा दिया गया, तो वर्तमान में लोकसभा की सीटें 2 हटने के बाद कितनी रहेगी, 543 सीटें, जिन पर अभी चुनाव होता है। ठीक, आगे बढ़ सकती हैं ये सीटें अब यहाँ पर। और इधर यहाँ पर राज्यों के अंदर क्या है, वहाँ से घटा दी गई है, तो यहाँ पर 499 सीटें रह गई। एक ही चीज़ है। अगला क्या है कि 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता था लोकसभा में। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि राज्यसभा में भी कितने, 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया था राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, कितने को, 12 सदस्यों को। और वहीं पर विधानसभा में कितने किए जाते हैं, 1/6। विधानसभा में कितने किए जाते हैं, 1/6, सॉरी विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को नॉमिनेट किया था। किसके द्वारा किया था, राज्यपाल के द्वारा। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये 12 सदस्य जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, किस क्षेत्र से आते हैं, तो ये प्रश्न हमेशा यहाँ पर कमी प्रश्न रहता है। तो ध्यान रखना यहाँ पर राष्ट्रपति, कला, विज्ञान,
साहित्य और समाज सेवा। इन क्षेत्रों में अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इन क्षेत्रों से पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति वहाँ ऐसी स्थिति में क्या कर सकता है, वहाँ पर इन सदस्यों को वहाँ से 12 सदस्यों को यहाँ पर राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ यहाँ पर। तो अभी हमने यहाँ पर जाना, क्या जाना यहाँ से, हमने यहाँ पर 2-3 चीज़ें जानी। एक तो हमने यहाँ से जाना कि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन क्या कब किया गया था, 5 अगस्त 2019 को, जिसमें उसे राज्य से हटा करके केंद्र शासित प्रदेश में बता दिया गया। ठीक, और वहीं पर दूसरी तरफ हमने जाना कि आर्टिकल 331 और 370 में क्या जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया, जम्मू कश्मीर को 370 से बाहर निकाल दिया गया, 370 हट गया, अब क्या केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और पहले क्या हुआ था, पहले 370 के तहत एक राज्य बना हुआ था, तो 370 वो हट गया। तो ये हटाया, कब हटाया गया ये 5 अगस्त 2019 को, जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अगला उसके बाद में अगला क्या है कि अगला संशोधन क्या किया गया, अगला संशोधन किया गया इसमें से 104वां संविधान संशोधन 2019 को, जो 25 जनवरी 2020 में लागू हुआ, यानी पारित हुआ है। तो उसके माध्यम से आर्टिकल 331, 333 और एक और आर्टिकल जो आता है 334, ये चर्चा में रहते हैं। आर्टिकल 331 ये क्या था कि संसद से 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को हटाना, 333 क्या था कि विधानसभा से एक सदस्य का हटाना, और 334 क्या है कि एससी और एसटी के लिए जो रिजर्वेशन था अगले 70 वर्षों तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया, एससी और एसटी के लिए। ठीक है, तो इतना कंफर्म हुआ आपका। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन कभी बनता है तो ध्यान रखना यहाँ से कि 12 सदस्य जो है राज्यसभा के लिए कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा से आते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक ये। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न है प्रशासनिक सुधार आयोग 1967, इसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, कि अध्यक्ष कौन थे। तो इसके 4 ऑप्शन, मोरारी देसाई, के संतानम, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। तो इसका सही आंसर इसका आप देखेंगे तो मोरारी देसाई। तो भारत में पहला जो प्रशासनिक सुधार आयोग बना था वो मोरारी देसाई की सरकार में बना था, इनकी अध्यक्षता में 5 जनवरी 1966 को बना था। और बाद 1967 में इनके अध्यक्ष के हनुमंतैया को कर दिया गया था। ठीक है, और इसी के द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। और द्वितीय प्रशासनिक आयोग 31 अगस्त 2005 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। तो इसमें क्या क्या पता चलता है, ये पता चलता है पहला जो प्रशासनिक सुधार आयोग था वो उसकी किसकी सरकार में कौन अध्यक्ष थे, तो मोरारजी देसाई थे। ठीक है, मोरारजी देसाई। और उसके बाद में दूसरे कौन बने थे, के हनुमंतैया। ठीक, अगला यहाँ से आता है द्वितीय प्रशासनिक आयोग कौन होते हैं इसके, तो वीरप्पा मोइली इसके थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 97वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे कौन कौन से हैं। तो दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली पांडिचेरी, दिल्ली दमन और चंडीगढ़ तथा पुदुचेरी। तो यहाँ पर अभी ध्यान देना कौन सा संविधान संशोधन है, ये 97वां संविधान संशोधन है। और क्या किया गया, कोई केंद्र शासित प्रदेश जिनके भाग लेने का अधिकार है, तो यहाँ भी बताया था मैंने। तो यहाँ पर दिल्ली, पांडिचेरी और एक तीसरा नया जोड़ा गया जम्मू कश्मीर, जिनकी विधानसभाओं के सदस्य क्या करते हैं, यहाँ पर भाग लेते हैं इसमें से। अब कुछ तब का क्वेश्चन है, पुराना प्रश्न हो गया ये, मैं आपको जगह जगह से और पुराने प्रश्न जो आए हुए समीक्षा अधिकारी परीक्षा में उनको मैं लेके आया हूँ और डिस्कस कर रहा हूँ। ये केवल समीक्षा अधिकारी आरओ के लिए ही नहीं, अपितु और दूसरी परीक्षाएं भी आप दे रहे हैं उन सभी में क्या होगा, कारगर साबित होगा ये। ठीक है, चलिए तो अब जान लेते हैं एक यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव के बारे में एक जान लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में आर्टिकल 54 में बताया गया है, उसमें क्या बताया गया कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो वो क्या होगा कि वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, और उसमें MP और MLA टोटल कैसे होंगे, MP MLA इलेक्टेड, अर्थात जो चुने हुए हैं, हमारे द्वारा जो चुने हुए हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये आर्टिकल 154 के अंदर, अनुच्छेद 154 में यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो कभी प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति चुनाव कौन भाग लेते हैं, तो सभी राज्यों के चुने हुए विधायक या विधानसभाओं के सदस्य और कुल यानी संसद के सभी चुने हुए सदस्य। तो टोटल कौन से लेते हैं, इलेक्टेड लेते हैं। कई अगर प्रश्न में आ जाता है जैसे कि कौन कौन भाग लेते हैं, वहाँ पर जैसे मनोनीत भी आता है, तो मनोनीत कोई भी भाग नहीं लेता है, जब उपराष्ट्रपति भाग लेते हैं। तो कितनी विधानसभाएं हैं टोटल, तो 31 हैं, 28 केंद्र शासित 28 राज्यों की, 3 केंद्र शासित प्रदेशों की, टोटल 31 विधानसभाएं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती हैं। अगला प्रश्न है पंचायत या संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखना, ध्यान रखना यहाँ पर कि आर्टिकल 243 में महिलाओं का पंचायतों में जो रिजर्वेशन है तो वो रखा गया है 1/3 को, यहाँ पर मेंशन किया गया है। आर्टिकल 334 अभी मैंने देखा था, यहाँ पर बताया था, ये क्या है आर्टिकल 334 जो मेंशन किया गया SC और ST के आरक्षण यानी रिजर्वेशन के लिए यहाँ पर ये कहा गया। तो 334 में भी कुछ अभी किया गया था, कब किया गया था, 25, यहाँ पर क्या भी देखा था हमने, क्या देखा 25 जनवरी 2020 को क्या किया गया, यहाँ पर 70 साल के लिए SC ST एक्ट
बना करके और यहाँ पर उनको रिजर्वेशन को बढ़ाया गया, जिस पर काफ़ी विरोध हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में कौन कौन सा कथन सही है बताना है। नंबर 1, जैसे पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, ये सही है। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, ये गलत है। देखते हैं इसको। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 73, और एक संशोधन हुआ था 74। ठीक है, तो दोनों ही जो हुए थे वो कब हुए थे, 1992 में हुए थे। तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था किसके लिए हुआ था, ग्रामीण निकायों के लिए। ग्रामीण निकाय जिन्हें ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और कहीं और जिला पंचायत इन्हें कहते हैं। कहीं कहीं ब्लॉक पंचायत बीच का नहीं होती है। तो हमारे यहाँ पर जो पंचायत का स्तर है, अभी इसको भी ट्रेस करेंगे, कितना त्रिस्तरीय, 3 स्तरीय है। और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत क्या गया था, जो नगरीय निकाय उन्हें रखा गया था, जैसे नगर पालिकाएं, नगर निगम, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर 74 में रखा गया था। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है कि जो किस भाग में है ये, तो संशोधन करके जो ग्रामीण निकाय या नगर पालिका या जो नगर निकाय कौन से भाग में, तो यहाँ पर भाग 9 में क्या है, ग्रामीण यानी पंचायतों के लिए लिखा गया है। और भाग 9A यानी कि 9 का, यानी 9 में तो क्या हो गया आपका, भाग 9 संविधान के भाग 9 में पंचायतों के लिए व्यवस्था है। और भाग 9 का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निकायों के लिए। तो प्रश्न कभी पूछा है तो भाग 9 किससे संबंधित है, पंचायत संबंधित है। भाग 9 का किससे संबंधित है, शहरी निकायों से संबंधित है। ठीक है, ये यहाँ पर होता है। कब जोड़ा गया इसको, तो 1992 में। कब, 1992 में 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण निकायों के लिए और 74वां संविधान संशोधन शहरी निकायों के लिए, इसके माध्यम से इसको जोड़ा गया है। ठीक है, प्रश्न यहाँ से आता है कि जो भारत में जो पंचायती निकाय हैं, ग्रामीण निकाय, पंचायती, शहरी निकाय है, तो कितने स्तर का है, ग्रामीण जो निकाय है कितने स्तर की व्यवस्था है, तो 3 स्तरीय व्यवस्था। कितनी है, 3 स्तरीय व्यवस्था है। किस समिति की सिफारिश पर 3 की गई है यहाँ पर, तो बलवंत राय मेहता, क्या, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर क्या किया गया है, इसको यहाँ पर 3 स्तरीय यहाँ पर लागू किया गया है। ठीक है, और सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था, तो ये से सबसे पहले किया गया था राजस्थान के नागौर जिले से इसे लागू किया गया था। या अच्छा, प्रश्न यहाँ से यह आता है कि ग्रामीण जो पंचायतें हैं वो किसका सपना था, या किसकी राह पर, या किसके लिए यहाँ पर रखा गया है सम्मान में, या किसका ऐसा विचार था, ये कॉन्सेप्ट किसका था, कहने का मतलब ये, तो महात्मा गांधी का ये विचार था कि अगर भारत को मजबूत करना है तो भारत ग्रामों व्यवस्था है। तो गाँव जब तक सशक्त नहीं होंगे तब तक भारत सशक्त नहीं होगा। इसलिए ग्रामीणों के लिए सशक्तिकरण के लिए ये यहाँ पर ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण की व्यवस्था यहाँ पर अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है। 4 ऑप्शन है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह और आंतरिक अशांति। तो आंतरिक अशांति जो है वो इसका नहीं है। चलिए विस्तार से इसके बारे में जानते हैं, इसको आपातकाल के बारे में। यहाँ से प्रश्न आने ही आने। ठीक है, चलिए इसको बताते हैं आपको। आपातकाल में भारत में जो आपातकाल की जो व्यवस्था है वो कहाँ पर है, प्रश्न यहाँ से आता है कहाँ पर है, संविधान के भाग 18 में है। भाग 18 में कहाँ से लिया गया है ये, तो जर्मनी से लिया गया। जर्मनी का वीमर संविधान है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वीमर संविधान, जर्मनी का, वहाँ से लिया गया है आपातकाल को। ठीक है, अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से ये आता है कि भाग 18 में लिया गया है तो कौन कौन से इसमें आपातकाल है, तो 3 है। कौन कौन से, कहाँ प्रबंध रखा गया, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। आर्टिकल 352, आर्टिकल 360 के तहत इसे रखा गया है। तो यहाँ देखें, आर्टिकल ये 352 हो गया, आर्टिकल 356 हो गया और आर्टिकल 360 को यहाँ पर क्या है रखा गया है। ये 3 प्रकार के भारत में क्या है, यहाँ पर ये 3 प्रकार के यहाँ पर आपातकाल है। ठीक है, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। ये हो गया वित्तीय आपातकाल और ये राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक तंत्र की विफलता। और ये 352 किसके लिए, ये है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, तो क्या इसका कॉन्सेप्ट है, तो ये भाग 18 में जर्मनी में संविधान से लिया गया है। 352, 356, 360 यानी राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल की यहाँ पर व्यवस्था है। अच्छा देखिए यहाँ पर, तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है 352 जो है वो कब लगा है और क्या शर्त होती है लगने की, क्यों लगाया जाता है, तो ये 1962 में, 1962 हो गया आपका। ठीक, 1962 के बाद 1971 और 1975 3 बार ये यहाँ पर लगाया गया है। 1962 में लगाया गया, तो क्यों लगाया गया, क्या इसका कारण होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने के लिए जब देश के अंदर कहीं बाहर से आक्रमण हो जाए, बाहर से आक्रमण हो या किसी दूसरे देश के साथ में क्या हो, ये हमारा देश भारत है, ठीक है, और ये दूसरा कोई देश है, दूसरे देश के साथ में क्या हो,
इससे युद्ध की स्थिति बने या अंदर ही काटमार हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए। क्या हो जाए? सशस्त्र विद्रोह, यानी सशस्त्रों के साथ में विद्रोह। ऐसी स्थिति में देश की क्या होती है? सुरक्षा खत्म होती है। तो पूरा जो सिस्टम है भारत का, यानी भारत हो गया राज्य हो गया कंप्लीट पूरा, तो ये क्या कि सबकी पूरी कंप्लीट जो पावर है वो किसके पास पहुंच जाती है? सेंटर के पास पहुंच जाती है, और वो सभी पावर्स के पास चली जाती है, सेंटर के पास। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या लगाया जाता है? आपातकाल। आपातकाल लगाए जाने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए? कि या तो बाहर से आक्रमण हो रहा हो, या अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, या किसी दूसरे देश के साथ में युद्ध हो जाए। ऐसी स्थिति में आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल लगाया जाएगा। और यहाँ पर आर्टिकल 19 को छोड़ करके बाकी सभी जितने भी मूल अधिकार हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, या तो कम कर दिए जाते हैं या कुछ समय के लिए रोक दिए जाते हैं। आर्टिकल 19 को किसी भी तरीके से कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, सॉरी, आर्टिकल 19 को पूरी तरह से रोक दिया जाता है, और आर्टिकल 20 को वहाँ पर क्या कर दिया जाता है? नहीं रखा जा सकता वहाँ पर, यानी प्राण आर्टिकल 21 को किसी का डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और आर्टिकल 19 जो है वो वहाँ पर प्रभावित हो जाता है। आर्टिकल 19 प्रभावित होता है, और आर्टिकल 21 को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। यानी कि आर्टिकल 21 में प्राण और देश स्वतंत्रता है, यानी कि जब तक प्राण नहीं रहेंगे तो इस राज्य का, राष्ट्र का क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले इसको रखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी सुरक्षा को यहाँ पर बात रखी गई है। ठीक, अगला उसके बाद में क्या है कि यहाँ पर ये 1962 में कब लगाया गया था? तो भारत और पाकिस्तान, चीन के साथ युद्ध चल रहा था, भारत का चीन का युद्ध चल रहा था, तो ऐसी युद्ध की स्थिति में लगाया गया था। 1971 भारत और पाक का युद्ध चल रहा था, तो ऐसी स्थिति में लगाया गया था। 1975 में यहाँ पर आंतरिक अशांति जैसी शब्द था, जिसके आधार पर क्या हुआ था? इंदिरा गांधी सरकार ने इसको लगाया था। इस चीज़ को यहाँ पर कैसे लगाया जाता है? तो यहाँ पर ये लगाया जाता है कि शुरुआत में 1 माह तक रहता है, और उसके बाद अगर 1 माह बाद संसद द्वारा अनुमोदन हो जाता है तो 6 माह तक रहता है। उस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी संसद की जब तक अनुमति मिलती रहेगी। ठीक, ये यहाँ पर है। उसका अभी क्या संशोधन भी हुआ है क्या? हाँ, संशोधन हुआ है। इसमें से कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था, जिसके बाद में इसमें एक शब्द जोड़ा गया है, और वो शब्द का नाम क्या है? कि यहाँ पर आंतरिक शांति को हटा करके और यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह को यहाँ पर रखाया गया है। क्या किया गया है? आंतरिक अशांति को हटा करके और सशस्त्र विद्रोह को यहाँ पर रखा गया है। ठीक, 42वां संविधान संशोधन 1976, 42 संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से यहाँ पर इसको जोड़ा गया है। ठीक, करेक्ट। यह संशोधन हुआ 1976 में 42 सेकेंड, जिसके माध्यम से और यहाँ पर आंतरिक शांति को हटा करके क्या किया गया है? यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह यहाँ पर शब्द हटा गया है, पहले आंतरिक अशांति था। ओके, चलिए गाइस अगला देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं। चलो इसको भी देखते हैं। देखो, प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ था उस वक्त भारत में मौलिक कर्तव्य, संविधान में मौलिक कर्तव्य नाम की कोई चीज़ नहीं थी, मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया और मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। जब जोड़े गए तब इनकी संख्या कितनी थी? तो इनकी संख्या जो थी वो 10 संख्या 10 थे, ये नंबर 10 थे ये। फिर क्या हुआ, कब किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति, क्या नाम था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य यहाँ पर जोड़े गए थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, ये कहाँ से लिए गए? तो ये सोवियत संघ रूस से लिए गए। कहाँ से लिए गए? सोवियत संघ रूस से लिए गए। ठीक, उसके बाद में यहाँ से सोवियत संघ रूस से लिए गए। अगर प्रश्न यहाँ से ये आता है कि अभी वर्तमान में कितने? वर्तमान में 11 हैं। तो कब जोड़ा गया 11वां? तो 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 हुआ था, जिसके माध्यम से 11वां जोड़ा गया। अगर प्रश्न कभी ऐसे पूछा जाए आपसे कि संविधान निर्माण के समय कुल मूल कर्तव्य कितने थे, तो याद रखिएगा कि संविधान जब बना था तब मूल कर्तव्य नहीं थे। बाद में 1976 में 42वां संविधान संशोधन, स्वर्ण सिंह समिति, सोवियत संघ रूस, इसको जोड़ा गया है। और सबसे अंतिम में कौन सा जोड़ा गया है? अंतिम में 11वां जोड़ा गया है, जिसमें क्या? शिक्षा के बारे में। मूल कर्तव्य होते क्या है? मूल कर्तव्य वे कर्तव्य हैं जो नागरिकों के लिए दिए गए, जिन्हें हमें राष्ट्र का सम्मान करना, सुरक्षा रखना, वन्य जीवों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना, वैज्ञानिक मनोवृत्ति रखना, पाखंडों का त्याग करना, ऐसे प्रथाओं का त्याग करना जिससे महिलाओं की या समाज की क्या होता कि जो रूढ़ियों का जो समाज को दूषित देती हैं, ऐसी चीज़ों को, परंपराओं का उल्लंघन हटाना, यानी पर्यावरण के प्रति सुरक्षा रखना, ये वन्य जीवों के प्रति, इस तरीके के यहाँ पर मूल कर्तव्य रखे गए जो हमसे अपेक्षित किए जाते हैं कि राष्ट्र के लिए हम इनको रखें। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से ये आता है कि ये सोवियत संघ रूस से लिए गए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी, 42वां संविधान संशोधन था, 10 संख्या थी। ठीक है, लेकिन ये संविधान में कहाँ पर इसका उल्लेख है? संविधान में कौन सी जगह को रखा गया है? ध्यान रखना, संविधान में इस संशोधन के द्वारा एक भाग जोड़ा गया था। इस भाग का नंबर है भाग 4 का। कौन सा? 4 का या 4A जोड़ा गया है, और इसके माध्यम से एक आर्टिकल इसमें मेंशन किया गया है, आर्टिकल 51A।
और जिस यानी 51 का या 51 जिसके माध्यम से यहाँ पर जोड़ा गया है। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको मूल कर्तव्य से संबंधित सभी प्रश्नों के आपको जवाब यहाँ पर हो जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं किसी तरीके से सभी विषयों पर वीडियो बनती रहे तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करना और कमेंट में अपनी सुझाव जरूर देके जाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। तो कितने सदस्य होते हैं? तो ध्यान रखना, लोक लेखा समिति जो होती है उसमें टोटल सदस्यों की संख्या 22 होती है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर के लोक लेखा समिति बनती है। इसमें 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं और टोटल 22 सदस्य होते हैं। अब प्रश्न यहाँ से ये आता है कि लोक लेखा समिति है क्या? लोक लेखा समिति क्या है? तो ध्यान रखना, लोक लेखा समिति एक ऐसी समिति है जो CAG कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल, जिसे भारत का महानियंत्रक लेखा परीक्षक कहते हैं, उसकी रिपोर्ट जो होती है उस रिपोर्ट की क्या करती है? जांच करती है, रिपोर्ट की जांच करती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से प्रश्न ये आता है कि CAG जो है वो अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? किसे सौंपता है अपनी रिपोर्ट? वो सौंपता है राष्ट्रपति को। किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति फिर उसको क्या करता है? संसद के पटल पर रखवाता है। संसद के पटल पर रखवाता है, यानी कि लोक लेखा समिति CAG की रिपोर्ट जांच करती है और रिपोर्ट जो है किसको सौंपी जाती है? राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाता है और फिर दोनों सदन क्या करते हैं? उस पर चर्चा करते हैं और उसकी जांच करते हैं। इस रिपोर्ट में होता क्या है? इस जो रिपोर्ट होती है, इस रिपोर्ट में क्या होता है? इस रिपोर्ट के अंदर जो हमारा संघ है, जो यूनियन है, यानी भारत संपूर्ण, और इसके जो राज्य हैं, इनकी जो अकाउंट होते हैं, अर्थात जो इनके आय और व्यय की जो ब्यौरा होता है कि सरकार का कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ, ठीक है, और कहाँ से इसकी आय हुई, इसके संबंध में क्या किया जाता है? इसका पूरी छानबीन करके इसके ऊपर रिकॉर्ड बनाया जाता है, ऑडिट किया जाता है। फिर क्या होता है? तो यानी कि ऑडिट किया जाता है और वो संसद में की जाती है। तो संसद में एक समिति बनाई जाती है इस पर परीक्षा करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए। उसे हम क्या कहते हैं? लोक लेखा समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक लेखा समिति कहते हैं। और ये समिति 22 सदस्यों से, लोकसभा राज्यसभा दोनों से मिलकर बनती है। अच्छा, इसकी एक बात और है, इस लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है, ये बड़ा विवाद रहता है यहाँ पर और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और जरूर पूछा ही जाता है यहाँ पर। तो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। कौन होता है? विपक्ष का नेता। तो अभी जो वर्तमान लोकसभा है इसमें विपक्ष का नेता कौन है वो बताना आप, वही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा। ठीक है। तो देख रहे हैं आप, ये कैसी लोक जो CAG होता है, ऐसा अधिकारी होता है जो भारत सरकार के अधीन होता है, भारत सरकार में होता है सॉरी, लेकिन सरकार के अधीन न होकर के, सरकार से स्वतंत्र होकर के और सरकार के ही अकाउंट की जांच करता है। और कहीं ऐसा ना हो कि वो अकाउंट जो उसने बनाया है, उसे जांच की है, वो रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ हो, सरकार की तरफ फेवर हो जाए, उसका झुकाव हो जाए या किसी भी तरीके से दबाव में आना आ जाए, ऐसी कोई रिपोर्ट ना बना दे। इसीलिए उसकी जांच करने के लिए लोक लेखा समिति बनाई गई है। और लोक लेखा समिति में भी विपक्ष का नेता, ठीक है, तो उसका अध्यक्ष होता है। तो कहीं से भी कुल मिला करके कोई भी वो प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उसको अच्छी तरीके से उसको जांच करता है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न आता है, लोक जो CAG है वो किस आर्टिकल में है? तो संविधान के 148 में, आर्टिकल 148 में क्या CAG यहाँ पर है। ठीक है। और ये इसकी टाइम कितना होता है? 6 वर्ष या 65 साल, जो भी उम्र पहले हो जाएगी इसका, तब तक ये यहाँ पर रहता है। ओके, चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? संसद की होती है। संसद को सौंपता है, संसद की होती है। 48 में मेंशन है इसका। चलो, यहाँ पर अभी हमने देखा था। अगला प्रश्न है कि नए राज्यों की स्थापना करने की विधायनी शक्ति किससे प्राप्त है? तो ध्यान रखना, संसद को है नए राज्यों के लिए। यहाँ पर जरा ध्यान देना, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4, ये बड़े नए राज्यों के निर्माण के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसको ध्यान रखना। आर्टिकल 2 में कहा गया है कि कोई भी राज्य जो बाहर से आना चाहता है, प्रवेश करना चाहता है वो भारत में और संघ में शामिल होना चाहता है, वो क्या हो सकता है? उसका प्रोसीजर जो है पूरा विवरण आर्टिकल 2 में बताया गया है। जैसे कि अभी अफवाह या जो भी खबर थी, न्यूज़ चल रही थी कि म्यांमार जो है भारत में शामिल होना चाहता है, तो वो आर्टिकल 2 के तहत, क्योंकि क्या है कि वो भारत की बाउंड्री से बाहर का कोई राज्य, यानी पाकिस्तान अभी मान लो भारत में शामिल होना चाहे, बलूचिस्तान चाहे कि वही हम चले और भारत में एक राज्य बन जाए अगला, ठीक है, तो 28 राज्य 29 राज्य बने। तो म्यांमार जैसे कभी उदाहरण चल रहा था, न्यूज में आ रहा था, है ना, न्यूज़ में क्या था कि वीडियो के थंबनेल पे आ रहा है, तो सब तो यहाँ पर जैसे अगर आर्टिकल 2 यानी कोई बाहर का ऐसा राज्य जो भारत संघ में शामिल होना चाहता है, आर्टिकल 2 में उसकी प्रोसीजर बताई गई है। आर्टिकल 3 में क्या है कि पहले से ही जो भारत में जो राज्य हैं, यानी सीमा के अंदर जो राज्य हैं, वो राज्यों की क्या उस सीमा में परिवर्तन किया जाए, यानी कि अभी मालूम पड़े यूपी को और सीमा उसकी और उत्तराखंड की दोनों की मिक्स कर दी जाए, सीमा परिवर्तन या नाम बदल दिया जाए, उत्तर प्रदेश का नाम अभी जैसे कि उत्तर प्रदेश कर दिया जाए, ठीक है, या फिर क्या हो जाए उनकी एक नया राज्य बनाया जाए, नया राज्य, यानी कि अभी मान लो यूपी, MP और बिहार, इनके तीनों के मिलाकर एक राज्य बना दिया जाए, या थोड़े थोड़े इनको पार्ट ले करके एक इस तरह से बनाया जाए। तो अंदर के जो राज्य हैं
तो वहाँ पर कुछ भी किसी तरह का नाम परिवर्तन करना, नया राज्य बनाना या फिर नए राज्य का निर्माण करना आर्टिकल 3 के तहत बाहर से आता है। आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 4 में क्या, आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो कार्य किए गए वो संविधान के सम्मत है या नहीं, संविधान के तहत है या नहीं है। और अनुसूची 1 और अनुसूची 4 को पूर्णतः वेरीफाई करते हैं कि नहीं करते। ये आर्टिकल 4 क्या है, आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो कार्य किए गए वह अनुसूची 1 और अनुसूची 4 के तहत वेरीफाई है कि नहीं है। तो ये यहाँ पर इसको करता है। अनुसूची 1 में क्या है, अनुसूची 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी कंप्लीट पूरा यूनिट बनेगा। तो इसके लिए अनुसूची 1 में बताया गया है, तो उसकी जो सीमाएं और उसका टोटल पूरा क्षेत्रफल वो सब चीज़ बताइए, तो वो अनुसूची 1। तो अनुसूची 4 में क्या है, अनुसूची 4 में जो है कि राज्यसभा में क्या होगा, केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन है वो पर्याप्त है नहीं है, सही तरीके से है नहीं है। तो वो सब चीज़ों के यहाँ पर वेरीफाई कंप्लीटली सेटिस्फाइड होनी चाहिए तभी हो पाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि नए राज्यों की स्थापना करने की विधायी शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास है। टोटल काम संसद ही करती है यहाँ पर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, राज्यसभा को कितने दिनों में के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है। तो ध्यान देना यहाँ पर कौन सा विधेयक है, धन विधेयक है। और धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में किया जाता है, ठीक है। और लोकसभा के पास होने का कहाँ जाता है, राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा इसको मैक्सिमम कितने दिनों तक रोक के रख सकती है या अपनी संस्तुति देनी होती है कितने दिन तक, मैक्सिमम 14 दिन तक। राज्यसभा इसमें किसी तरीके का संशोधन, राय, सुझाव या जो भी देती है वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है, इसको माने या ना माने, लेकिन विचार विमर्श के लिए 14 दिन के लिए राज्यसभा के पास रहता है। अगर किसी भी हालत में राज्यसभा उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देती है, एकदम कूल एक्शन में, तो ऐसा माना जाएगा कि राज्यसभा उससे सहमत है। धन विधेयक का उल्लेख कहाँ पर है, धन विधेयक का उल्लेख आर्टिकल 110 में इसका उल्लेख है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन वेरीफाई करेगा, तो ये लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो वेरीफाई करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, ये कौन वेरीफाई करेगा, ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। तो कितना टाइम है इसका, 14 दिन का समय रखा गया। यदि किसी राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीट है तो उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित होंगे, 7 होंगे। पुराने प्रश्न है। सब भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। वे कौन कौन से, 14 से 18। तो ध्यान रखना, समानता का अधिकार ये विस्तार से देखते हैं। जो ये क्या है कि जो मूल अधिकार है, क्या है मूल अधिकार, और मूल अधिकार कहाँ पर है, मूल अधिकार भाग 3 में है। कहाँ से लिए गए, यूएसए से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक उल्लेख है इसका, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख किया गया है मूल अधिकारों का, ठीक है। और यहाँ पर कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं, तो देखते हैं यहाँ पर। तो आर्टिकल 12 से 35 तक है, तो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार, और फिर 19 से लेकर 22 तक यहाँ पर क्या है, 19 से 22 तक यहाँ पर समानता हो गया। और यहाँ पर ये हाँ आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का है। यहाँ पर ये स्वतंत्रता है, यहाँ पर ये स्वतंत्रता का अधिकार है। और फिर आर्टिकल 23 और 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और 25 से लेके 28 तक यहाँ पर आपका ये क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और आर्टिकल 25 से 28 से लेकर धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। तो आर्टिकल यहाँ पर था समानता का अधिकार कहाँ पर, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। क्या बताया गया है इसमें से, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, अर्थात विधि के सामने कोई व्यक्ति चाहे कितना भी अमीर हो, गरीब हो या किसी भी वर्ग समुदाय कुछ भी हो, सब कानून के सामने क्या होंगे, समान होंगे। आर्टिकल 15 में क्या आता है कि कोई व्यक्ति हो जिसका धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग कुछ भी हो, किसी के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक नियोजन, अर्थात जब सरकार किसी को अवसर दे रही होगी किसी भी प्रकार के जॉब या किसी भी प्रकार से प्लानिंग करने में, तो सबके साथ समानता रखी जाएगी कि कोई किसी क्षेत्र से आता है, जैसे कोई जम्मू कश्मीर का है, कि कोई मध्य प्रदेश से है, कि कोई महिला है या कोई पुरुष है या कोई गरीब अमीर है, किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर प्रतिष्ठित नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर समानता रखी जाएगी। आर्टिकल 17 समानता का अधिकार, अस्पृश्यता का अंत किया गया, अर्थात किसी भी व्यक्ति के साथ कोई व्यक्ति छुआछूत का भेदभाव नहीं रखेगा। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत है। उपाधियों का मतलब कि कोई व्यक्ति होगा वहाँ पर कोई किसी को कोई राय बहादुर, खान बहादुर, जंग बहादुर आदि उपाधियाँ जो दी जाती थी, तो वहाँ पर उपाधियाँ जो अंग्रेज सरकार द्वारा दी जाती थी वो नहीं होंगी और सभी को समान होंगे, सभी तरीके से वहाँ पर बराबर पाया जाएगा। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों के उदाहरण कहाँ से लिया था, अभी बताया था, यूएसए के संविधान से लिया गया था। भाग 3 में है, कहाँ पर है, भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया, तो मुफ्त कानूनी सलाह वाला जो है 39 का क्या किया गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा बाद में यहाँ पर जोड़ा गया। ये नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। किन के बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया,
सरकारी आयोग का किसका कटेंगे? केंद्र और राज्यों के बीच में, जो सेंटर और जो स्टेट है इनके बीच में जो रिलेशन होंगे, ये रिलेशन के लिए यहाँ पर इसकी समीक्षा करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए, इस पर ऑडिट करने के लिए क्या किया गया? विचार विमर्श सिफारिश तमाम केंद्र और राज्यों के बीच में सरकारी आयोग किया गया है। भारत के संविधान के किस भाग में संघ और राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो याद रखना, भाग 11 में केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों को बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो ध्यान रखना कि जैसे राष्ट्रपति क्या होता है? अपने पद पर होता है। अगर ऐसी असमर्थता हो जाए कि मृत्यु, त्यागपत्र या कोई और असमर्थता हो जाए, ऐसी स्थिति में वाइस राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति वो काम करते हैं। यदि वाइस उपराष्ट्रपति यानी कि उपराष्ट्रपति वही मौजूद न होंगे, ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश CJI वहाँ पर पदासीन होगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। अगर ये भी नहीं होंगे तो कोई और दूसरे जो सीनियर होंगे उन सीनियर के क्रम में आते चले जाएंगे और वहाँ पर वो जो भी सीनियर उपलब्ध होंगे तो कोई ना कोई तो उपलब्ध होंगे यहाँ पर। यहाँ तक तो वही आता है था, वो यहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कब? जो राष्ट्रपति भी नहीं हो और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र देते हैं, पद खाली, ऐसी स्थिति में। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है तो जनहित याचिका से संबंधित है। PN भगवती के आधार पर के इन्होंने स्टार्टिंग कराया था, इनको जनक कहा जाता है। ठीक है, तो न्यायिक सक्रियता क्या होती है? कि न्यायिक सक्रियता ये होती है कि जैसे एक समाज का कोई ऐसा मुद्दा, कोई इश्यू है जिस पर लगता है कि ये जनता के जन के हित में और उस पर क्या किया है कि वहाँ पर उसको रखा जा सकता है। ठीक है, तो वहाँ जैसे भी जंगल हैदराबाद में भी जो चल रहा है तो वहाँ पर लगा जनहित का मामला है या कोई और कोई किसी इश्यू लगता है कि जहाँ पर जनहित पर विचार होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय को ध्यान देना चाहिए, तो यहाँ पर इसको पेश किया जा सकता है और इस न्यायिक सक्रियता के तहत आता है। और दूसरी बात या फिर सर्वोच्च न्यायालय स्वयं इसमें भी ले सकता है। चलिए ठीक है, आप सभी ने कैसे लगी आपको क्लास ये और क्या इसमें सुधार किया जा सकते हैं तो ज़रूर बताना। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे सभी मित्रों को भी शेयर करें, लगातार बने रहें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।